So hi everyone, welcome back to my channel Sai Shiksha. This is Preeti and today we will discuss about previous year board exam paper 2022 to 23. So स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी इंस्ट्रक्शन गाइडेंस देने वाली हूँ ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपको प्रेजेंटेशन पता चले कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है और साथ में आपको ये मैंने क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, वर्ड लिमिट्स क्या है और कैसे पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम का। सबसे बड़ी बात है ना। और एक न्यू अपडेट आया है अभी अभी रिसेंटली कि बोर्ड एग्जाम डेट शीट आउट हो चुकी है, तो आप जाकर फटाफट देख लो। और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने शेयर करा हुआ है, ठीक है। इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर है, इंस्टाग्राम पे भी शेयर है, आप यहाँ पे कहीं भी देख सकते हो या आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखी है पीडीएफ पूरी बोर्ड एग्जाम डेटशीट की। और साइकोलॉजी का कब है? 15 मार्च 2024। सब याद रख लो, उसको कैलेंडर पे मार्क कर लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 2-3 डेज होंगे बिफोर साइकोलॉजी एग्जाम। तो तैयारी कैसे करोगे? अभी करना पड़ेगा ना। तो दिसंबर जनवरी एकदम पीक टाइम है तैयारी करने की, तो सब तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स चाहिए बल्कि आपको सीयूईटी में भी तो अच्छा करना है, तो उसके लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं बट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। नॉलेज कब आएगी? जब आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर विद जर्नल इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एक्सेप्ट वेयर इंटरनल चॉइस हैज बीन गिवन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है, जहां चॉइसेस गिवन है आपको देखना है अपने अकॉर्डिंगली कि आपको परफेक्ट क्वेश्चन कौन सा आता है और तभी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड गाइडेंस क्वेश्चन नंबर्स 1 to 18 सेक्शन ए क्या कैरी कर रहे हैं? 1 मार्कर्स है ये सारे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रेजेंट किए गए हैं, आपको देखना है और आंसर लिखना है। थर्ड आपकी इंस्ट्रक्शन ये है, क्वेश्चन नंबर 19 to 23 सेक्शन बी में जो है आपकी वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और उसमें वर्ड लिमिट 30 है, तो मैं आपको बताऊंगी कितना क्या लिखना है। फोर्थ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24-27 सेक्शन सी है और उसमें शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन और 60 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। ठीक है, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन जो है आपकी वो ये है, क्वेश्चन नंबर 28 to 31 सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप 1 क्वेश्चन का, और उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। 32 क्वेश्चन जो है, 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ई है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन कैरी करते हैं, वो 6 मार्क्स। तो भाई थ्योरी पेपर है, लिखना तो पड़ेगा 100%। और राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो अभी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट दो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी मतलब अपना खुद से सैंपल पेपर लाके कहीं से भी आप प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो, वरना कुछ नहीं होगा उस टाइम पे बिल्कुल भी। और लिखना बहुत मैंडेटरी हो गया है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 200 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी है, 2 केस स्टडी है और दोनों में ही 2-2 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है और उसके आंसर 30 मार्क्स से एक्सीड नहीं होने चाहिए, मतलब 30 वर्ड लिमिट उन दोनों एक एक क्वेश्चन की है, हर एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं विद सेक्शन ए। आंसर भी यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। Vijay's parents are confused as to what subject should he choose in grade 11 to know where his strength lie. The school counselor suggested that he take an aptitude test. What form of aptitude test do you think would be given to him? तो 1 मार्कर है ये। तो आप देखो विजय के पेरेंट्स जो वो कंफ्यूज है कि भाई क्या सब्जेक्ट ले वो ग्रेड 11 में, तो वो उसकी स्कूल काउंसलर जो है वो उसकी एबिलिटी देख रहा है, भाई उसकी एबिलिटी क्या है वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेने की, तो वो कौन सा सजेस्ट करेगा, कौन सा फॉर्म है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो चैप्टर 1 में से आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर ए स्पेशलाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी जनरलाइज एंड ऑप्शन नंबर डी वोकेशनल। तो इसका आंसर क्या होगा? जनरलाइज। क्यों होगा भाई इसका जनरलाइज आंसर? क्योंकि ये एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो हम उसके साथ करवाएंगे सारी फील्ड में ही, जैसे आपका होता है ना मैथ्स इंग्लिश हिंदी वगैरह सब में। ठीक है, ताकि हम उसकी इवैल्यूएट कर पाए उसकी ओवरऑल एबिलिटी को। ठीक है, इवन उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को भी उन वैरायटी ऑफ एरियाज में हम एग्जामिन कर सकते हैं। तो जनरलाइज टेस्ट इसके लिए बेस्ट टेस्ट होगा। ठीक है, स्पेशलाइज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पेशलाइज एक पर्टिकुलर एक ही फील्ड का टेस्ट होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट टेस्ट भी बोलते हैं, पर जनरलाइज वो होते हैं जिसमें सेम टेस्ट आ जाते हैं सारे टेस्ट। ठीक है, वोकेशनल क्यों नहीं हो सकता? कोई वोकेशनल एबिलिटी थोड़ी ना उसको जज करनी है, तो जनरलाइज इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर सम पीपल हु आर हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक, एंटी सोशल, दे आर सेट टू हाई ऑन। सोचो किसमें होंगे ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बता देती हूँ मैं। 1 मार्कर सही है, चैप्टर 2 में से है क्वेश्चन। ए सोशियबिलिटी, बी साइकोटिज्म, सी न्यूरोटिज्म और डी इंट्रोवर्जन। तो इसको स्टॉप करके वीडियोस को आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? साइकोटिज्म, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल्फ दैट वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स इज रेफर टू एज, क्या कहते हैं इसको? फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ, है ना, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, तो थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, some traits often get associated strongly with the name of the person and derive such identities as the Gandhian or Hitlerian trait. तो identify the trait, वो क्या है? जब हम किसी को स्ट्रांगली उसकी आइडेंटिटी से रेफर करते हैं तो वो हमारे कार्डिनल ट्रेट्स हैं। ठीक है, आपने वो पढ़ी भी होगी इसकी जो है थ्योरी, है ना, उसकी एल्पोर्ट की, तो आपने पढ़ा होगा। तो ये कैसा ट्रेट है जो उसकी पूरी लाइफ में रिवॉल्व किया है गांधी जी के और हिटलर के, तो ये क्या हो जाएगा? कार्डिनल ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not true about coping with stress? चलिए पढ़ते हैं। coping is a dynamic situation specific reaction to stress, is it correct? not true। ठीक है, not true आते ही भाई कान खड़े करना है, not true लिखा है, ध्यान से पढ़ना है, जो आंसर गलत है वही इसका आंसर होगा। It is a set of concrete response to stressful situations or events. People are intended to resolve the problem and reduce stress. ये भी correct है। Next line, people who cope poorly with stress have high level of natural killer cell cytotoxicity. Okay. Next point, individuals show similarity in coping strategies that they use to deal with stressful situations.
इंडिविजुअल शो सिमिलैरिटी इन कोपिंग स्ट्रैटेजी दैट दे यूज टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ देखो जिस जो अच्छे से पुअरली स्ट्रेस के साथ, पीपल हु कोप पुअरली विद स्ट्रेस, ठीक है, उनका हाई लेवल ऑफ टॉक्सिटी होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पीपल हु कोप पुअरली विद स्ट्रेस हैव हाई लेवल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स टॉक्सिटी। और ऑप्शन नंबर 4 है इंडिविजुअल शो सिमिलैरिटी इन कोपिंग स्ट्रेटजीज दैट दे यूज टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड। क्यों? क्योंकि भाई इंडिविजुअल शो सिमिलैरिटी इन कोपिंग स्ट्रेटजीज जो वो यूज करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, बट इसकी वजह से किसकी वजह से वो पुअरली स्ट्रेस के साथ डील करते हैं? क्योंकि लो लेवल होता है नेचुरल किलर सेल्स साइटोटॉक्सिटी का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि यही सही नहीं है और जो सही नहीं है वो इसका आंसर। ठीक है, बिकॉज नॉट ट्रू पूछा है। नेक्स्ट आंसर, मीना's work environment is highly stressful due to unrealistic expectations by the organization. She had been trying to balance her job as well as her home front since the last few months. She was not feeling well, so she went for a checkup and was diagnosed with high blood pressure. According to journal adaptation syndrome, at what stage does this happen? तो यहाँ पर जो मीना का वर्क, जो मीना काम करती है जिस एनवायरमेंट में, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाला है, स्ट्रेसफुल कंडीशन वाला है, वो बैलेंस नहीं कर पा रही है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, वो चेकअप के लिए जाती है और उसको क्या पता चलता है कि उसको क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। तो वो कौन सी स्टेज पर है? वो स्टेज पर है एग्जॉशन। ठीक है, तो एग्जॉशन स्टेज पर है वो। ठीक है, ये आ जाता है थर्ड चैप्टर में से। नेक्स्ट, वसीम इज ऑलवेज ब्रशिंग एवरीथिंग under the carpet and refuses to face the stressors or even accept it. Which kind of unhelpful habit is this? Forgetful, भाई भूल थोड़ी ना रहा है, प्रोकास्टिनेट भी नहीं करना कर रहा ना, परफेक्शनिज्म है उसके अंदर, अवॉइडेंस है कि वो मिल ही नहीं रहा दूसरों से, चाहे वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा अपने कोई कंडीशन को, स्ट्रेसर्स को, इन सबको, जो भी कुछ है सिचुएशन को। ठीक है, वो हमेशा अंडर द कार्पेट या फिर रिफ्यूज कर रहा है उस चीज। ठीक है, अवॉइडेंस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। ओके, which of the following statement is are true about the diathesis stress model? ऑप्शन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल अबरेशन व्हिच मे बी इनहेरिटेड। ठीक है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, ट्रू बताना है इसमें से कि कौन सा ट्रू है अबाउट डायथेसिस। तो प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल अबरेशन व्हिच मे बी इनहेरिटेड, करेक्ट है ये भी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस और स्ट्रेसर। ठीक है, डायथेसिस में कैरी वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी कंपोनेंट है डायथेसिस का। absence of pathogenic stressors that may lead to psychopathology. Absence of pathogenic stressors, pathogenic stressors that will lead to psychopathology. तो इसका आंसर जो है ये भी नहीं है, ये भाई एब्सेंस नहीं होती पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स की, प्रेजेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। Some people are unable to prevent themselves from specific ideas or from repeatedly carrying out a set of actions that disrupt their daily functioning. These people are showing symptoms of, तो क्या कर रहे हैं वो? एक ही आइडियाज को बार बार कैरी आउट कर रहे हैं, वो उससे रोक नहीं पा रहे, अनेबल है वो चीज को प्रिवेंट करने में। तो आंसर आ जाएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, Michael, a 10-year-old boy, was diagnosed with a disorder where he was difficulty in perceiving and processing information accurately and efficiently. So this impact his basic skills of reading, writing, and doing mathematics. Identify this disorder. छोटी छोटी skills नहीं है उसके अंदर, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, मैथमेटिक्स डिसऑर्डर, कौन सा था ये? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 11, in the following questions, a statement of assertion is followed by statement of reason. Select the correct choice from A, B, C, D. चलिए, assertion. According to cognitive therapy, childhood experiences provided by the family and society develop core schema in the child, which include beliefs and action patterns in individual. Reason. In this therapy, irrational beliefs mediate between antecedent events and their consequences. और अगर आप देखोगे ना, पहले आपको इसमें क्या चेक करना है? assertion चेक करना है, assertion रीड करना है, फिर चेक करना है ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, फिर रीजन चेक करना है। ठीक है, रीड करके पता लग जाएगा ट्रू और फॉल्स है। असर्शन रीड करो तो उसमें पता चला है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थेरेपी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस किससे प्रोवाइड किए जाते हैं? जो फैमिली सोसाइटी से करवाए जाते हैं, एक्सपीरियंस करे जाते हैं, वो कोर स्कीमा डेवलप करते हैं बच्चों में, जो बिलीव्स और एक्शन पैटर्न्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट रीजन जो बताया गया है ना, वो दूसरी वाली थेराप्यूटिक अप्रोच से बताया गया है। तो आप इसके आंसर देखोगे ना, तो ये तो आपका असर्शन जो है वो दोनों ना ठीक लिखी हुई है, बट जो रीजन है वो करेक्ट नहीं लिखा हुआ आपका असर्शन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो उठाई गई है आपके कॉग्निटिव थेरेपी से, जो आरएन बेक की है। ठीक है, और ये वाली जो लाइंस है ये आरईटी से उठाई गई है, एल्बर्ट एलिस। ठीक है, सो बोथ, इसका आंसर आ जाएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। Ritik is undergoing a therapy where he is being taught to recognize bodily process and the emotions that are being blocked out from his awareness. Which therapy is being applied here? So as you see, Ritik is undergoing a therapy जो उसको recognize कराया जाता है bodily process, actions को, emotions को, जो block out हो गया, बेसिकली उसकी self awareness डेवलप करी जाती है। तो कौन सी थेरेपी है? Gestalt therapy है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन, व्हाई इज बिहेवियरल एनालिसिस कंडक्टेड टू ओवरकम स्ट्रेस? फर्स्ट, टू फाइंड मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, बिल्कुल मैल फंक्शनिंग बिहेवियर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, सेकंड, टू फाइंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, बिल्कुल कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन को देखने के लिए, और टू आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट्स, नहीं रुको, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन हम फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, एंटी कॉन्सिक्वेंट होता है प्रेजिंग, जो हम बाद में उसको प्रेज करते हैं, तो ठीक करने की बात करते हैं ना। एनालाइजिंग में तो मैल फंक्शनिंग को आप एनालाइज करोगे, एंटीसीडेंट मतलब कोई ऐसा आपके अंदर स्ट्रेसर्स है या जो भी इनहेरिटेड ट्रेट है उसको देखोगे, देन फिर आप मेंटेनेंस फैक्टर को देखोगे। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आप इसमें कॉन्सिक्वेंट को नहीं देख, कॉन्सिक्वेंट कब आएगा? जब आप एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस उसमें बेसिकली उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज करोगे। तो ये एनालिसिस में तीन चीजें आती है, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर को फाइंड करना, सेकंड एंटीसीडेंट फैक्टर को फाइंड करना, और फिर मेंटेनेंस फैक्टर को फाइंड करना।
14th क्वेश्चन, assertion reason है same. Cognitive consistency means that two components in an attitude system must be in the opposite direction. ठीक है, cognitive consistency ये होता है कि opposite direction में जाना, नहीं, same direction में move करना is cognitive consistency. Reason क्या होता है? If the two elements are not logically in consonance with each other, it leads to distress in the individual. बिल्कुल correct है भाई, logically नहीं होगी lines तो distress create करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा assertion is false and reason is true. Option number D. Next question. Ashwin's roommate at college who belonged to particular state was always rude and selfish towards him. ठीक है, Ashwin now does not befriend or employ people from this state as he feels that they are all impolite. तो दिस एन एग्जांपल ऑफ स्केपगोटिंग. कैसे कि अश्विन का जो रूममेट है कॉलेज में वो किसी और स्टेट से बिलोंग करता है और वो हमेशा रूड और सेल्फिश रहता है दूसरों के सामने, क्योंकि वो ये समझता है कि यार मेरा जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा हाई है, सुपीरियर है, तो वो हमेशा मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबाती है, तो स्केपगोट करता है वो हमेशा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट विल लीड टू एटीट्यूड चेंज. तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट. मैसेज करेक्टरिस्टिक होता है, सोर्स होता है, टारगेट होता है, तो इन्वायरमेंटली नहीं होता, और इन्वायरमेंटली इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है. ठीक है, 17th क्वेश्चन. वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप. व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप विल बी आर्म फोर्सेस टू बी इफ यू जॉइन इट. हम अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो सेकेंडरी और फॉर्मल ज्वाइन करना चाहेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, असर्शन रीजन है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का. असर्शन, चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज होम्स व्हेन अडॉप्टेड इनटू फैमिलीज विद हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक्सिबिट अ लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर्स. ठीक है, रीजन एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन lowers intelligence while rich nutrition, good family background और quality of schooling increases intelligence. ठीक है, चलिए देखो, देखिए assertion क्या है, जो बच्चे डिसएडवांटेज होम से आते हैं जब उनको हायर फैमिलीज अडॉप्ट करती है तो लार्ज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस स्कोर शो कर पाते हैं. तो करेक्ट होता है ऐसा, और रीजन क्या है कि उनका इन्वायरमेंटल डिप्रिवेशन इतना होता है, इंटेलिजेंस लोअर हो जाती है क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, गुड फैमिली बैकग्राउंड हमेशा इंक्रीज करती है, तो वही लिखा हुआ है, तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है. तो उसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो यहाँ तक हमारे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सारे कंप्लीट हो गए हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी जो है 2 मार्कर्स, और जिसमें आपको कितने वर्ड्स लिखने थे, मैक्सिमम 30 वर्ड्स लिखने थे. 30 वर्ड्स लिखना का मतलब होता है कि प्रॉपर कंटेंट लिखना, बस उससे आलतू फालतू की बातें नहीं लिखनी. स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 19. Adil, a young man, shows aggressive actions that threaten or cause harm to people or animals and indulges in serious rule violations. What are these symptoms indicative of? Mention two other types of aggressive behavior. So इसमें यहाँ पर बताना है कि भाई पहले तो कौन से symptoms indicate कर रहे हैं किस disorder के, तो आप लिख सकते हो the signs and symptoms mentioned in this situation are those of conduct disorder. ठीक है, और इसमें 2 other types of aggressive behavior बताना है, तो आपको वो है ना verbal aggression, physical aggression, hostile, proactive, वो mention करना है. बस उससे अलावा कुछ लिखना है, 2 marks में इतना ही आएगा. ठीक है, 20 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. Ranjan has faced a lot of mishaps in his life. However, he show low level of illness despite high level of stress. What makes people like Ranjan resistant to stress? तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली इसमें रंजन रेसिस्टेंट टू स्ट्रेस वाला आएगा इसका आंसर. मैंने ना एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सबके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करा रखे हैं, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे देख सकते हो. थर्ड चैप्टर के भी बहुत सारे करा रखे हैं. इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है उसमें, आप देख सकते हो. यहाँ पर मैं बता देती हूँ उसके अंदर क्या आएगा. रेसिस्टेंट पर्सनालिटी आएगी, तो चैप्टर नंबर 3 है जो गिवन बाय कोबासा, जो 3 सीज बताए उन्होंने हार्डीनेस के, चैलेंज, कंट्रोल और एक और है इसमें, तो आप इसमें ये लिखोगे, आंसर इसका यही होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. नीरव Neeraj's parents have been recently shifted to Bengaluru and have been busy settling him in the new city. Neerav misses his friends back in Nagpur and has impacted his academic performance. क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेस है और ये कैसे अदर सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी इसमें बताने हैं, तो मतलब 3 टाइप ऑफ सोर्स जो हमने पढ़े हुए हैं स्ट्रेस चैप्टर में वही इसमें बताने हैं. तो न्यू सिटी में वो ट्रेवल उसने शिफ्ट कर लिया है, तो ये लाइफ इवेंट है जो उसकी लाइफ में अकर हुआ है. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस स्ट्रेस? तो नीरव फेसिंग लाइफ इवेंट्स. ठीक है, और अदर सोर्सेज में आप इसमें ट्रॉमेटिक इवेंट और हैजल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. दैट्स इट. वो भी एक्सप्लेन भी कैसे होगा, 2-3 लाइनर्स में, बिकॉज़ 2 मार्क्स का है. ठीक है, मतलब एक-एक पॉइंट 2-3 लाइनर्स में एक्सप्लेन होना चाहिए. 21 क्वेश्चन. एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस दैट अ क्लाइंट माइट बी एक्सपीरियंसिंग. तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पता है ना, बाय गिवन बाय आरन बैक, और इन्होंने बताया कि कोर्स स्कीमा के थ्रू एक पर्सन के अंदर साइकोपैथोलॉजी और कुछ नॉर्मल बिहेवियर लीड करते हैं. तो एग्जांपल आप बता सकते हो, एक क्लाइंट जो एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई भी एग्जांपल कि एक क्लाइंट फेस कर रहा है कि ही इज स्टूपिड या फिर ही इज वेरी अगली, तो उसको आप एक्सप्लेन करते हुए पूरी थेरेप्यूटिक अप्रोच समझा सकते हो. तो यही क्या है आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वाली थेरेपी है. 21 मार्क्स जो 21 क्वेश्चन में दे रखे हैं. दैट्स इट. ठीक है, 22nd क्वेश्चन. सपोज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्रीज इकोनॉमी. आप जैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, सजेस्ट अ प्रोसेस दैट विल यू विल यूज टू ब्रिंग एन एटीट्यूड चेंज अमंगस्ट योर पीयर्स. एटीट्यूड चेंज जरूर करके जाना. आप यहाँ पर अपने पीयर्स ग्रुप के साथ क्या बताना है, इंडियन गुड्स को एक तरीके से उनको बताना है कि इंडियन गुड्स बहुत अच्छी है, उसको बाय करना चाहिए एज कम्पेयर टू बाहर इंटरनेशनल गुड्स की. तो आप अपनी नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या करोगे, आप इसमें 2 स्टेप कंसेप्ट एसएम मोहसिन की एटीट्यूड चेंज लगाओगे, जिसमें टारगेट आपके पीयर ग्रुप्स हो जाएंगे टीनेज, जिसको आप क्या करोगे, इनकरेज करोगे टू बाइंग ओनली इंडियन गुड्स. ठीक है, नॉट चाइना गुड्स और ये सब, आप सिर्फ इंडियन गुड्स को प्रमोट करोगे. तो आप इसमें टारगेट पीयर्स ग्रुप ले लोगे. और एक और इसमें होता है ना आइडेंटिफिकेशन वाला मेथड होता है, तो सोर्स इसमें आप हो जाओगे, आप क्या कर रहे हो, इंडियन गुड्स को प्रमोट कर रहे हो. टारगेट आपके पीयर ग्रुप्स हो जाएंगे, और इसमें 2 प्रोसेस चलता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कराओगे एंड देन फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग. तो आप इसको प्रॉपर ऐसे कर, ये 2 मार्क्स. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंशिएट बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। बता सकते हो भाई इन ग्रुप क्या होता है, आउट ग्रुप क्या होता है? इन ग्रुप जो वी फीलिंग एक्सप्रेस करे, आउट ग्रुप जो दे फीलिंग एक्सप्रेस करे। इन ग्रुप जिसमें फेमिलियरिटी हो हर किसी के थॉट्स में, फेवरेबल हो हर किसी का आइडियाज। आउट ग्रुप जो काफी नेगेटिविटी वाला भरा हो, वो आउट ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो 2 मार्क्स में, मैक्सिमम 2 लाइन्स होनी चाहिए ईच। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी जो 3 मार्क्स का है और इसमें आपको 60 वर्ड्स आई थिंक दे लिखने हैं और लिखने ही हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सेक्शन सी तक कराऊंगी, सेक्शन डी सेक्शन ई एफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू में कल तक मिल जाएगी आपको वीडियो, और कल आपको वो वाला करवाएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर सी, Ryan and Shirin are siblings brought up in the same environment. Ryan knows all the formula in mathematics, can recall them as they are, but cannot solve problems based on this formula. Whereas Shirin can use formula to solve any kind of problem that are based on them. Explain the intelligence they both exhibit. Which approach is this theory based on? तो इसका आंसर आएगा ट्रैकिक थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी इसलिए बेस्ड है बिकॉज जो रियान है वो एनालिटिकल मतलब उसको क्या कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास एक एनालिटिकल वाली जो इंटेलिजेंस है, कॉम्पोनेंशियल, वो है कि वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बिकॉज उसने फॉर्मुला को अंडरस्टैंड किया है। अच्छा, रियान सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है और यूज कर रहा है। तो रियान इसमें वो कर रहा है आपके एनालिटिकल, और कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है शरीन, तो वो हो जाएगा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये इसमें बतानी है ट्रैजिक थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन एनी 3 साइकोलॉजिकल मॉडल्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो आप अगर याद करो चैप्टर नंबर 4 में साइकोलॉजिकल मॉडल्स बता रखे, 3 मार्क्स में 3 लिखने हैं आपको, मेंशन है 3, 3 से ज्यादा नहीं लिखने हैं, 3 आपको, जैसे आपका कॉग्निटिव मॉडल हो गया, साइकोलॉजिकल मॉडल सिर्फ और सिर्फ आपके 5 आई थिंक, साइकोडायनेमिक, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, ह्यूमरिस्टिक, एक्जिस्टेंशियल। हाँ 5 है ओनली, और 5 में से कोई 3 आपको लिखने हैं जो आपको सही से आते हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, साइकोडायनेमिक, कोई भी 3 आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो 3 मार्क्स में ये आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखते हैं। एन इंडिविजुअल्स, ऑप्शन ए आया था, एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये ना हमेशा आता है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये हमेशा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर फेवरेट टॉपिक है अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉन्ट्रारी टू हिज हर बिहेवियर, तो इसमें बताना रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड आपका एटीट्यूड के अंदर जो 5 पॉइंट्स है ना, जो कॉन्ट्रारी बताते हुए कंसिस्टेंसी कैसे होती है जब एक एटीट्यूड को सेंट्रल प्लेस पर रखा जाता है, वो 5-6 पॉइंट्स है, वही मेंशन करने हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, अगर इसका ये नहीं आता, इसका एक और क्वेश्चन है, आप वो लिख सकते हो। सबसे पहले, वैल्यूज एंड बिलीव्स आर नॉट द सेम एज एटीट्यूड्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो वो इसमें बताना है। तो वैल्यूज बिलीव्स आप बता सकते हो कि वैल्यूज आर नॉट चेंजेबल एंड बिलीव्स आर चेंजेबल। वैल्यूज आर कंसिस्ट ऑफ शुड एंड नॉट एस्पेक्ट, बिलीव्स ओनली आर कॉग्निटिव कंपोनेंट, दे आर स्टैंड विद एटीट्यूड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड, राइट। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वैल्यूज और बिलीव्स कैसे डिफरेंस है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे जो 3 मार्कर्स है और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये। मैं आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यू पार्ट में। प्लीज आप इसको देखना जरूर, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है कि कैसे पेपर आने वाला है कैसे नहीं। Mehak is an important member of our psychological group and has recently been selected to be a member of a football team as well. What is the main difference between group and team? बस इसमें ग्रुप और टीम के बीच में डिफरेंस बताना है। ग्रुप क्या है, जो बेसिकली ग्रुप में एक होल्ड करता है कैप्टन, ठीक है, मतलब सॉरी लीडर, और वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालता है। टीम में ऐसा नहीं होता, टीम में कैप्टन जरूर होता है बट सारे अपने अपने मेंबर्स की इंडिविजुअलिटी भी होती है। ग्रुप में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लीडर के पास होती है। ठीक है, और जो टीम होता है वो एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है, वो सिर्फ मेंबर्स की जिम्मेदारी नहीं होती, कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं होती, मेंबर्स की भी होती है। तो ग्रुप्स और टीम में डिफरेंस क्या है, आपकी चैप्टर नंबर 7 बुक में प्रॉपर दे रखा है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम 3 डिफरेंस या 4 डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। और ना ये क्वेश्चन ना सारे एप्लीकेशन है, तो आप रिलेट भी करना इन सारे क्वेश्चन से, महक से रिलेट करना कि साइकोलॉजी पार्टी, तो उसने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा, फिर फुटबॉल टीम में थी तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था, इस तरीके से। वैसे ही रियान और शिरीन को तो बहुत अच्छे से करना कि रियान एग्जिबिटिंग एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, वेयर शिरीन एग्जिबिटिंग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बिकॉज ही यूज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर सी। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टूडेंट जितने भी हैं आपके साइकोलॉजी स्टूडेंट क्लास 12 को जिसके बोर्ड एग्जाम के पेपर है, उन कैंडिडेट्स को सेंड कर दो ये वीडियोस ताकि वो लोग देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड all the best for your board exam.